everyone. Myself Ratika Sharma and welcome back to my channel NCERT Mathematics. अभी बहुत सारे बच्चों के सबके मैथ्स के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो चुके हैं ओवर. चाहे क्लास 10th की बात करो चाहे क्लास 9th की बात करो. अगर किसी के रह गए हो तो बात अलग है, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम टाइम चल ही रहा है. बट क्योंकि केवी के स्कूल का हो चुका है, दिल्ली में केवी स्कूल का हो चुका है एग्ज़ाम, सो आइए उसको एनालाइज करते हैं एक बार. और आप अपना चाहें तो नंबर मिला सकते हैं, एक्सपेक्टेड कितने हैं और अभी एग्ज़ाम को एनालाइज करने के बाद कितने बैठ रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. ओके, आ जाओ. सबसे पहले ट्रू फॉल्स आते हैं आपके. नॉट ट्रू फॉल्स, आपको सिर्फ ये बताना है विच इज़ ट्रू, यानी विच स्टेटमेंट इज ट्रू. एवरी इररेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन. तो क्या बताओ कि जो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं क्या वो फ्रैक्शन में हम डिनोट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यही एक प्रोस्पेक्टिव हमारा रैशनल नंबर के लिए भी होता है. और इन चारों को जब आप पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्ट ट्रू समझ में आएगा. तो फिलहाल के लिए ये फॉल्स में आएगा. एवरी इररेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स. एक मिनट रुको जरा, ये भी सही हो सकता है, अभी समझाती हूँ आगे. एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन. अब आप जब अपनी बुक खोल के देखेंगे तो ये बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रू बैठता है. अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये ट्रू कि ये ट्रू. इसका भी रुक जाओ अभी एक मिनट. एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर. ये चीज गलत है क्योंकि वो इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है, तभी वो रैशनल नंबर बनता है. प्रॉब्लम आती है अब इस ये ट्रू कि ये ट्रू. अब आप ध्यान रखना, क्योंकि आपकी जब आप बुक ओपन करते हो और उसमें स्टार्टिंग में ही सब कुछ यही मेंशन किया गया है, ये वाला पूरा का पूरा एज इट इज आपको मिल जाएगा आप ही की बुक में, तो ये ट्रू माना जाएगा. आते हैं इस पर. एवरी इररेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डेसिमल. बात ये भी ठीक है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो ये वाला ट्रू माना जाएगा. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही वाला माना जाएगा. देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है. सेकंड नंबर पे जब आता है 3 की पावर 2 की पावर 9x है. क्योंकि मुझे पता है कि 3 की पावर 2 9 होता है, तो पहले मैंने इन दो पावर को इंटरचेंज किया, ऐसे कर लिया, चलेगी बात. 3, अब यहाँ पे 3 की पावर 2 को क्या लिख सकती हूँ? 9. तो 9 और 9 यानी बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी. तो x की वैल्यू पूछे तो 3 आ गया, पर उसने पूछा है 4 की पावर x की वैल्यू है 3, तो ये हमारा आंसर जाता है 64 की तरफ. तो ये वाला आंसर ठीक होगा. अब आ जाते हैं, बार बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखना चाह रही हूँ, मैं अपने फोन में ही डज हो जाती हूँ क्योंकि मेरे इसमें ही पेपर है. आते हैं, अब आपको अपनी स्क्रीन पर देखना है. आ जाओ. इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स ऑफ द सेम ट्राइंगल. मतलब एक ही ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर. एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो कि ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं और ये वाला एंगल इक्वल है द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, यानी इसके और इसके सम के बराबर है. तो ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोस्केल्स होगा, आइसोसेलेस होगा, या ऑब्ट्यूज होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. अब आप मुझे कोई बताओ, ऐसा आपने कई बार राइट एंगल ट्राइंगल में भी देखा होगा कि हमें पता होता है ये वाला 90 है और हमें बता दिया जाए कि ये और ये आपस में इक्वल हैं, तो ये वाला और ये वाला 45 और 45 हो जाता है कि नहीं? वही इसमें प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दो कि जब हमें पता है कि एक एंगल बिल्कुल इक्वल है इन दो के सम के, तो ऑटोमेटिकली ये 45 और 45 हो जाएगा. तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो यानी कि इसका आंसर होगा राइट एंगल ट्राइंगल. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल कब होती है? जब एक पैरेलल लाइंस की बात करोगे, दो इंटीरियर कौन से बनेंगे सेम साइड पर? ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला. करेक्ट. तो इफ टू इंटीरियर एंगल्स of the same side of a transversal intersecting two parallel line को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो रेशो में आ रहा है 2:3. दैट मीन्स मैंने इसे 2x और इसे 3x मान लिया. चाहे तो इधर की बात कर लो चाहे इधर की बात कर लो, बात बराबर है. देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स. अब इनमें से बड़ा कौन होगा? कैसे पता लगेगा? सीधी सी बात है, को इंटीरियर एंगल है या नहीं. तो को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180. तो ये हो गया 180 डिग्री. 5x इक्वल 180 डिग्री. x इक्वल हो गया, इसे आप में लेके आओगे तो 5 3 15, 5 6 ये. तो ये x की वैल्यू आई है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसी की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3 वाला ग्रेटर होगा ना. तो 36 3 कितना होता है? 3 6 18, 3 3 9 और 1, यानी ये आंसर टिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट आते हैं. px दे रखा है आपको 2x² - 4x + 3 दिया हुआ है.
आपसे P ऑफ -1 पूछा है, ये इजी है, P ऑफ -1 इसमें पुट कर दो, तो ये हो गया 2 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 3, यानी जहां जहां x वहां -1 पुट करना है। माइनस के ऊपर इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, 2 1 2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 होता है, 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इक्वेशन आपके पास ही दे रखी है, अब आपको खुद सोचना है, क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशंस तो है नहीं कि मैं a1 अपॉन a2 b1 b2 याद आया कुछ कुछ c1 c2 ये करके देख लूँ, अगर ये होएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसे वाला होगा तो कुछ और होगा, ये वाला तो इसमें इंक्लूड ही नहीं, ये तब होता है जब मेरे पास दो इक्वेशन होती, क्योंकि सिंगल इक्वेशन है। तो आप एक बात खुद सोचो, क्योंकि मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो उन तभी बताया था कि अगर x की वैल्यू 0 लूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पुट करके देख लो 5 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ आ जाएगी, y की वैल्यू 3 1 3 और 8 आ जाएगी। सेम x की वैल्यू 2 रखोगे कुछ और, x की वैल्यू -2 रखोगे कुछ और आएगी। दैट मीन्स अनलिमिटेडली जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगी y की भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसका मतलब यही है कि सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, अनलिमिटेड आ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू चेंज कर रही हो सब कुछ वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट मीन्स मैनी सॉल्यूशन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस वन। आपको 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया CSA सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो ऐसे क्या दिया हुआ है, ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, आपसे डायामीटर D पूछा है। ठीक है, डायामीटर D पूछा है, इसका मतलब है हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर 154, r स्क्वायर कितना होगा 154 अपॉन 4, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं दी गई है 3.1 रखनी है कुछ भी, तो ये 2 की टेबल में भी आता है, 7 ये गया। अब इसे यहाँ पर ये आ तो रहा है 7 7 49 और 4 आ रहा है, लिखना नहीं है डायरेक्ट, हमें पता है 7 इंटू 7 अपॉन 4 आ रहा है, क्योंकि मुझे रूट लेना है तो रूट लूंगी तो 7 एक बाहर आ जाएगा और 4 का रूट होता है 2, ये सेंटीमीटर है, ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो तो इतना लिख दोगे। और क्योंकि आपसे डायामीटर पूछा है तो डायामीटर क्या होता है यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, रेडियस का इंटू 2, तो 2 से 2 गया, यानी 7 विल बी योर आंसर, 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस है हमारे पास, एक कार्टेशियन प्लेन है और इन दोनों लाइंस के ईच पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। और अगर हमसे पूछता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के मिड पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तो वो ओरिजिन आता निकल के, तो ध्यान रखना है ईच पार्ट पूछा है तो ईच पार्ट आपका क्वाड्रेंट होगा, यानी ऑप्शन डी। एडजेसेंट फिगर है आपके पास, ये दी हुई है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ये वो है 1 2 3 4, ठीक है। आपसे कहा है एडजेसेंट फिगर है, इसमें मतलब ये जो फिगर है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स 5th postulate the pair of angles having the sum less than 180 डिग्री। आपसे बोला गया है कि ये जो पेयर्स दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन सा वो पेयर है जिसका सम होगा वो लेस देन 180 होगा। आप खुद सोचो, हमें पता है कि जब तो पैरेलल लाइन होती है और उन्हें इंटरसेक्ट कोई करता है तो जो इंटीरियर पेयर बनाती है, इंटीरियर पेयर है, पेपर नहीं, इंटीरियर पेयर है हमारे, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स हमारे पास अब कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है भाई, एंगल 2 + 4 180 हो जाएगा, क्यों, को इंटीरियर है, सेम एक ही लाइन पर बने हुए हैं तो एंगल 1 + एंगल 2 ये भी 180 होगा, क्यों, ये लीनियर पेयर है क्योंकि, और ये को इंटीरियर है। सेम 3 और 4 एंगल 3 + एंगल 4 ये भी 180 होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। परंतु क्या, अगर मैं इन लाइन को आगे बढ़ा रही हूँ और ऐसा 5th पोस्टुलेट कहती है कि जब आप एक्सटेंड करते हो उसको तो वो एक पॉइंट पर आकर मीट आउट होगी, तो दैट मीन्स यहाँ से तो ये दोनों पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन की तो सिचुएशन यही होती है कि एक प्रॉपर्टी होती है आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे,
प्रॉपर डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, तभी तो वो पैरेलल लाइन होते हैं। तो पैरेलल लाइन के बीच का गैप कभी भी आपस में कम या ज़्यादा नहीं होता है, और ना ही वे दोनों लाइंस एक्सटेंड करने पर बढ़ती हैं, वो पैरेलल ही रहती हैं। और क्योंकि ये पैरेलल एक्सटेंशन पर यहाँ पर बीट आउट हो रही है, दैट मीन्स ये पैरेलल है ही नहीं। इन्हें तो आप एक बार को करोगे तो ये एक्सटेंड होती चली जाएगी, पर पैरेलल अब भी नहीं होंगी। तो एक बार को जब हमारा लेस देन की बात करोगे तो वो ये और ये होंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1 और 3 का सी पॉइंट या सी पार्ट, सी ऑप्शन। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल वाई, वाई का सप्लीमेंट क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, सप्लीमेंट 180 डिग्री बनाते हैं, माइनस वाई कर दो, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल है हमारा, ये 11th क्वेश्चन है, एबीसी हमारा ट्राइंगल है और बी हमें दे रखा है 60, बी 60 है, बीसी एबी, ठीक है, और हमें पता है बीसी एबी के बराबर है। आपको बी 80 दिया हुआ है, 60 नहीं 80 दिया हुआ है, तो ए बताना है आपको, ये वाला एंगल बताना है। देखो सीधी सी बात है, इसके ठीक सामने जो भी एंगल होगा इसके ठीक सामने वाले के बराबर होगा, क्योंकि दो लाइंस इक्वल है और हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स, तो इसे x और इसे x मान लो। इस ट्रायंगोमेट्री करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री होता है, 2x इक्वल डिग्री यानी x इक्वल हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं ए बी सी डी, दैट मीन्स ए सी इक्वल है बी डी के, डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, यानी ये 90 बना रहा है, ये भी 90 90 90 बना रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि वो शेप कौन सी होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, रोम्बस होगी या पैरेललोग्राम होगी। देखो सीधी सी बात, क्योंकि पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, अच्छा इसमें साइड्स की बात नहीं की गई है, सिर्फ डायगोनल्स की बात की गई है। तो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसको मैं रेक्टेंगल भी बोल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और चारों एंगल भी 90 होते हैं और इसके डायगोनल भी 90 पर कट करते हैं, ऐसा इसकी प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की बता रही हूँ मैं। रेक्टेंगल में क्या है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, या ऑपोजिट भी क्या बात बराबर ही तो है, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 होगी। अब इन अदर केस में ये भी तो कह सकती हूँ कि ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, राइट। तो वही तो काम इसमें होता है रेक्टेंगल में, पर मैं रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि चारों साइड बराबर नहीं होती रेक्टेंगल में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ और स्क्वायर की प्रॉपर्टी को इनडायरेक्टली हम एक रेक्टेंगल मान सकते हैं, करेक्ट। आते हैं पैरेललोग्राम पे, तो पैरेललोग्राम में भी यही सेम सिचुएशन होती है कि आपस में इसके भी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे करते हैं, नहीं, इसके भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं और इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, तो वो भी एक तरीके से स्क्वायर में फिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर को देखो, ये इसके पैरेलल भी है ना, मानती हूँ चारों साइड्स इक्वल हैं, पर इसके पैरेलल भी इक्वल भी है, ये भी इसके पैरेलल और इक्वल भी है, तो ये सेम इसकी और ये सेम पैरेललोग्राम की हो गई। अकॉर्डिंग स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि वो सब में फिट हो रहा है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने अपने शीट में भी कराया था, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। 4 दे रखे हैं, 4x प्लस 5x प्लस 10x प्लस 11x इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। 4 और 5 9, 9 और 10, 9 और 10 19, 19 1 20 और 30, 30x 360, ये 0 से 0 गया, x इक्वल आ गया 1 और 2 12। क्या पूछा इससे आगे हमसे, एंगल्स पूछे हैं, तो ये हो जाएगा, रेशो है ना सब कुछ, तो 12 4 से 48 डिग्री, 12 5 से 60 डिग्री, 12 10 से 120 डिग्री, 12 1 से 12 और 13। अब ये देख लो कौन सा है आंसर आपका, 48 60 120 और 132, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। Which of the following statement is incorrect बताना है। Equal chords of a circle subtended equals angles at the center। आपसे क्या बोला गया कि कोई सर्किल है, सर्किल में इक्वल कोर्ड्स हैं और वो इक्वल एंगल सेंटर पर सबटेंड करती है। तो ये तो पहली नंबर की थ्योरम है कि कोई कोड है, अगर कोर्ड्स आपस में इक्वल है
तो वो सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएंगी। ये बात सच है, पहली थ्योरम है ये चैप्टर में एंटर करते ही। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्किल, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कोड पर। परपेंडिकुलर 90 का होता है, ट्राइसेक्ट करती है क्या भाई? ऐसा भी होता है क्या? ट्राइसेक्ट नहीं करती है, बाइसेक्ट करती है सिर्फ, तो यही इनकरेक्ट है। बाकी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये पता ही है हमें, एंगल सारे इक्वल ही होते हैं सेम सेगमेंट के, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। इक्वल कोड्स ओवर सर्किल आर इक्वी डिस्टेंट, अगेन इक्वल कोड्स है भाई अगर यहाँ पर, तो ये इक्वी डिस्टेंट यानी कि ये इसका डिस्टेंस होगा इक्वी होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपसे, आपका सेंटर है ये और ये है बी और सी, यहाँ कोई पॉइंट है ए, इसमें ये 20 डिग्री दिखाया हुआ है, ये ठीक है। ये आपसे पूछा गया है एंगल ए ओ सी बताओ, ये ओ है, ए ओ सी यानी ये वाला एंगल पूछा गया है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें से एक चीज ध्यान रखना, क्या कि जब हमें पता हमने क्या कंस्ट्रक्शन कर ली, यहाँ से एक कोड ड्रॉ कर ली यानी कि AC। अब हमें पता है ये हमारे लिए एक सेगमेंट का काम करेगी, तो AC जब हमारे पास इस वाले सेगमेंट में 20 बना रहा है, तो हमें पता है कि जिस आर्क से या जिस सेगमेंट के थ्रू, कोड के थ्रू अपर सेगमेंट में अगर कोई एंगल बनता है तो उसका जस्ट डबल सेंटर पर होता है। तो दैट मींस अगर ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा। ओके, एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 मीटर। ट्रायंगुलर बोर्ड है कोई, 6, 8 और 10 दिया हुआ है मीटर में, और आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सुनो मेरी बात पहले, क्योंकि अगर मैंने हीरोन फार्मूला लगाकर इसका, देखो दो तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है। पहली बात तो क्योंकि एरिया ही क्यों निकालना है, क्योंकि उसने कॉस्ट पूछी है पेंटिंग की। पेंटिंग के लिए हमेशा उसके फिगर पे तो करोगे पेंट, आउटर साइड पे, तो उसका एरिया यूज होना है। और एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल के दो तरीका है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक हेरोन फार्मूला। अब क्योंकि ये क्वेश्चन मात्र एक नंबर का है तो उसमें हीरोन फार्मूला लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी थी आपको, या करनी है आपको, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्टिंग है, एक नंबर में इतना आता भी नहीं है। तो सीधी सी बात, एक चीज ये देख लो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसकी वो भी निकालती हूँ हाइट तो भी मुझे टिपिकलिटी होगी। तो क्या करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्योंकि ऑटोमेटिकली इन तीन साइड में जो सबसे बड़ी साइड है वो 10 है, तो 10 हाइपोटेन्यूज ही होगा। बेस को आप चाहे कुछ भी फ्लिप कर सकते हो, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगी तो इसके बराबर आना चाहिए, तो इसका तो होता है 100, ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये देखोगे तो 100 ही आ रहा है, ये 100। दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने पता कर लिया है। तो ये हाइपोटेन्यूज होगा 10, ABC मान लो इसमें, क्योंकि एंगल तो कुछ दिया है नहीं। और अब इसे एक को मान लो 8, एक को मान लो 6, क्योंकि इसने मेंशन कुछ किया नहीं है। हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट 6, 2 4 8, 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की बात पूछिए तो एक स्क्वायर मीटर की 5 रुपीज कॉस्ट है, तो इतने की कितनी होगी, आई थिंक 120 रुपीज आ जाएगा इसका आंसर। दैट इज सी ऑप्शन। वॉल्यूम और सरफेस एरिया स्फीयर के इक्वल दिए हुए हैं। सर्किल का वॉल्यूम कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, और सर्किल का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई 4 पाई से ये कटा, आर क्यूब यहाँ आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, यानी 1/3 आर इक्वल 1 बचा, आर इक्वल 3 आ गया। पूछा क्या है हमसे, डायामीटर पूछा है, 2 इंटू आर यानी 2 3 6 होगा इसका आंसर। देख लेना डी ऑप्शन। क्लास इंटरवल है 15 to 25, 25 to 35, और आपसे पूछा गया है कि नंबर 25 किस में इंक्लूडेड होगा। तो ध्यान रखना जिसकी भी लोअर वैल्यू होती है उसी में, यानी इस ग्रुप में होगा। 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6,
when divided by x minus 1 gives 0 as the remainder। आपसे बताया गया है कि ये x minus 1 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0 इसका रिमाइंडर बच रहा है। तो भाई ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसके लिए। हम फटाफट करते हैं चलो, क्योंकि चेक करना पड़ेगा ट्रू है भी या इसने एम ही कह दिया, क्योंकि इसने बोला है कर तो करो चेक आओ। चलो x, अच्छा एक तरीका और है, अगर आपको ये नहीं देखना है, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है तो छੱਡ दो इसको। आप बस ये पता लगा लो कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। अगर x माइनस 1 इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो डेफिनेटली जब आप डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे तो रिमाइंडर में 0 बचना ही बचना है। तो ये काम इतना लंबा करने से अच्छा, क्योंकि 1-2 मार्क्स में इतना कौन जद्दोजहद करेगा, टाइम बचाओ अपना। तो मैंने क्या पता करा, डिवीजन से करने से अच्छा है, क्योंकि फैक्टर होगा तो डिवीजन में पूरा 0 आ ही जाएगा रिमाइंडर। मैंने ये पता करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लो, x इक्वल 1 आ गया, राइट। अब x की जगह 1 1 रख लेते हैं, यानी कि जब यहाँ पुट करोगे तो 4 आएगा, माइनस यहाँ पुट करोगे तो -3 आएगा, यहाँ पुट करोगे 5 आएगा, -6 एज इट इज। 4 और 5 9, 6 और 3 माइनस का 9, ये आ गया 0। क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली जब डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे तो इसका रिमाइंडर 0 ही बचेगा, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन तो असर्शन ए जो है हमारा राइट है। सेकेंड ऑप्शन रीजन पे आते हैं, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। अगेन अभी तो पता लगा फैक्टर है भाई, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए ठीक होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगेन ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, x है, एक x प्लस 30 है, एक है x माइनस 30 और 2x, ये 4 एंगल्स आपके क्वाड्रिलेटरल के हैं और आपसे बोला गया है कि इन सब में आपके अकॉर्डिंग 52 है। चेक कर लेते हैं, करो चेक। जब आप इन्हें ऐड करोगे और 360 के इक्वल रखोगे तो ये 30 से 30 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में 1 2 3 और 2 5, यानी 5x इक्वल 360 बचा। तो x इक्वल आ जाएगा आपका 5 7 से 35, 1 5 2 से 10, यानी x आ गया ये। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसमें से -30 हो रहा है, तो यानी ये तो आया 72 डिग्री, इसमें से 30 माइनस कर दोगे तो 2 4, ये 42 डिग्री आ रहा है स्मॉलेस्ट वाला, लेकिन इसने 52 कही है, यानी कि इसका असर्शन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग तो 42 आ रहा है, ये 52 बोल रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, करेक्ट है, क्योंकि 360 होता ही होता है, पर इसका इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु पहला वाला रॉन्ग है, पहले वाला रॉन्ग है, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, क्या करेंगे इस वही, अब वही जो हमेशा करते हो, x इक्वल 0 रखो, x इक्वल -1 आ गया, -1 इसमें पुट कर दो, 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, माइनस के ऊपर इवन सॉरी ओड पावर है तो माइनस का 2 रहेगा, माइनस के ऊपर इवन पावर है प्लस हो जाएगा, +1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 1 से 2 और 1 कट रहा है। दैट मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ इतना। बस आपसे यही पूछा था कि आपको ये फैक्टर बताना, तो है फैक्टर, ठीक है। इफ अ पॉइंट C लाइज, और ये करके दिखाना तभी पता लगेगा, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC इक्वल है, अगर कोई लाइन है A और B और C उसके जस्ट लाइज बिटवीन कर रहा है, सच दैट AC इक्वल BC, यानी ये दोनों इसके इक्वल हैं, तो आपको AC इक्वल हाफ ऑफ AB ऐसा प्रूव करना है बाय ड्राइंग द फिगर। ये हमने यूक्लिड से ही है ये वाला क्वेश्चन, ये लेके चलेंगे तो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ AC प्लस AC पुट कर दो, आई मीन ऐड कर दो, BC प्लस AC हो जाएगा, यहाँ होगा ट्वाइस ऑफ AC इक्वल हो जाएगा, यानी BC और AC जब करोगे तो पूरा AB बन जाएगा, और यहाँ जब आप प्रूविंग में देखोगे तो AC अकेला है तो यहाँ से 2 हटा दो और यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। 2 नंबर में बढ़िया क्वेश्चन। आइए 23 पर, आपसे बोला गया है m की वैल्यू बता दो, 11x - 2y = 3m। कितना इजी क्वेश्चन, देखो 2 नंबर में आया है,
एक्स वाई आपको यहाँ 5 और 8 के कोऑर्डिनेट दे रखे, तो ये एक्स है ये वाई है, एक्स की जगह 5 रखो, 11 5 जा 55, वाई की जगह ये रखोगे तो 2 8 जा 16 बराबर 3m, m निकालना है, ये हो गया 15 में से 6 गए 9 और 4 में से बन गया 3 इक्वल 3m, यानी m इक्वल आ गया 3 1 जा 3 3 3 जा 9 13 आ गया। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, यानी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आपको दिखाना है, a b c आपको चाहिए, यानी पहला है यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0, और इसी को आपने क्या करना है, यानी a इक्वल जब कंपेयर करोगे a इक्वल 1 आ गया, b इक्वल आ गया 1 अपॉन 5, c इक्वल आ गया माइनस का 10, ये रहा आपका आंसर, इसमें भी कुछ नहीं करना था। सेकंड है माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल 0, तो यहाँ पर y नहीं है तो इस तरह से लिख लो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे सेकंड पार्ट में, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, a इक्वल -3, b इक्वल 0, c इक्वल 2 आ गया, ये आंसर हो गया। इफ द कर्व सरफेस एरिया दे रखा है CSA कौन का दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट L दी हुई है 14 सेंटीमीटर, TSA पूछा है। TSA क्या होता है इसका, जो भी होता है सबसे पहले हम यहाँ पे CSA से निकालना, यहाँ पर CSA कौन का क्या होता है पाई आर एल, और पाई इसने कुछ नहीं कहा है 308, यहाँ से L निकाल लो, R निकालो, 308 अपॉन पाई L, 308 अपॉन 22 इंटू 7, L है 14, ठीक है, निकालिए इसे, 7 2 जा 14, 2 से ये गया 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये से 7 टाइम्स गया, यानी R आ गया आपका 7। अगर R 7 है, L पता है, TSA क्या होता है, TSA ऑफ कौन क्या होता है पाई R L प्लस R, पाई होता है 22 अपॉन 7, R मेरे पास 7 है, L है हमारे पास 14 प्लस 7, 7 से 7 गया 22 इंटू 14 और 7 कितने होते हैं आपके 21, बस मल्टीप्लाई कर दो, 21 2 जा 42, 4 21 2 जा 42, यानी 46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है। होलो स्फीयर है वो आपके पास, इसी का ही और में चॉइस में क्वेश्चन दिया है, वो भी इजी है। इस तरह के क्वेश्चन हमने अपने सैम्पल पेपर में यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट में PYQs में कराए थे। होलो स्फीयर है इन विच द सर्कस मोटलिस्ट होलो स्फीयर है, और आपको पता है आपने वो जो मेला देखते होंगे, जैसे छोटी छोटी जगह जब मेला लगता है ना, हमने अपने बचपन में बहुत देखा है, तो वो बोलते थे मौत का कुआं, ठीक है, जैसे सर्कस बोलते हैं मौत का कुआं बोलते हैं। उसमें क्या होता थे कि जो होलो स्पेस होता था पूरा, और उसमें मोटरसाइकिलिस्ट आते थे और इतनी तेज उसमें इतनी स्पीडली उसमें ऐसे वॉल्स पर ना इतनी तेज वो चलाते थे, तो वही यहाँ पर है, वही क्वेश्चन आ गया। आपको डायामीटर इसमें ऐसे ये पूरा जो इसका है इस तरह से चलाते थे, फिलहाल डायामीटर आपको 14 मीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स रेडियस क्या हो गई यहाँ पर 7 मीटर हो गई। आगे आते हैं एरिया, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। आपको बोला गया है कि भैया एरिया निकाल दो अंदर का, जो पूरा एरिया होगा होलो का, होलो है ये बेचारा, होलो स्फीयर है, इस होलो को हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, और हेमिस्फीयर का अंदर का एरिया कितना होगा, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो कि TSA या CSA में क्या निकलेगा, एक बात तो बताओ, क्या वो इसके ऊपर भी चला देंगे बाइक, नहीं ना, तो बॉटम तो सॉरी टॉप तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा, जब टॉप इंक्लूड ही नहीं हो रहा है तो CSA तो निकलेगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, CSA क्या होता है भाई 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 इंटू इसमें अगेन पाई कुछ नहीं बोला है, तो ये हो गया, R क्या दे रखी है 7 इंटू 7 क्योंकि पावर 2 है, ये गया इससे 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 2 14 2 जा 28 और 3, ये सेम 308 ही आ गया। देखो यही क्वेश्चन एक तरीके से मतलब डिजर्ट पड़ी है। CSA निकालना था तो
मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर, ठीक है। और ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने अपने सैम्पल पेपर में कराया हुआ है, 3x² - 9 - 5, ये इसको आपको फैक्टराइज करना है पावर 3, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कराया था, आ गया यहाँ पर। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सेक्शन सी और डी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। पेपर इजी है, केवी वालों, अच्छे से मार्क्स आने चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जितना कराया है 30 to 35 मिनट्स की वीडियो में हमने अराउंड 25, 26, 27 क्वेश्चंस कवर अप करे हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना आपका यहाँ तक का स्कोर कितना बैठा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है।